नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में। हम यहाँ लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को फटाफट अंदाज में। मैं हूँ अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हुई घोषणा। चुनाव आयोग ने किया हिमाचल प्रदेश विधानसभा की तारीखों का ऐलान। सिर्फ एक चरण में होगा मतदान। 8 दिसंबर को होगी मतगणना। राजनीतिक दलों ने किया चुनाव तारीखों का स्वागत। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। विधानसभा चुनाव के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन की 17 अक्टूबर को किए जाएंगे जारी। एक चरण में होने वाले चुनाव के लिए 25 अक्टूबर तक नामांकन किया जा सकेगा, जबकि नामांकन की जांच की तारीख 27 अक्टूबर रखी गई है। प्रत्याशी 29 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक 55 लाख मतदाता चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 27,80,000 पुरुष और 27,27,000 महिलाएं विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कर सकेंगी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के लिए 80 साल से ज्यादा उम्र के 1,22,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जबकि 1,184 मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। चुनाव आयोग ने कहा कि 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग, विकलांग या कोविड संक्रमित जो वोट देना चाहते हैं वो लोग पोलिंग बूथ तक नहीं आ सकते हैं। ऐसे मतदाताओं को आयोग घर जाकर मतदान सुनिश्चित करने की सुविधा देगा। चुनाव आयोग के मुताबिक कोविड प्रोटोकॉल के तहत विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया पूरे होने तक मतदाता वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राज्य में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, जिसमें तकनीक के माध्यम से भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर काम किया जा रहा है। इससे कहीं भी गड़बड़ी होने पर आप सीधे सार्वजनिक तौर पर शिकायत दर्ज कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के मुताबिक चुनाव में प्रत्याशियों के विषय में पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे मतदान से पहले मतदाता को अपने प्रत्याशी के विषय में पूरी जानकारी उपलब्ध हो। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 44 सीटें पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 21 सीटें आई थी। एक सीट पर सीपीआईएम ने कब्जा किया था। वहीं 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी विधायक बने थे, जिन्होंने बाद में भाजपा को समर्थन दिया था। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग अब नहीं होगी। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की थी, जिसे जिला जज ने खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष के वकील ने जिला अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कही है। उन्होंने कार्बन डेटिंग के पक्ष में विज्ञान की कसौटी पर जीवन जीने की दलील पेश की थी। फैसले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला होने के बावजूद हिंदू पक्ष इस मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर भी विचार कर रहा है। संघ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि सबको धैर्य रखना चाहिए, सच सामने आएगा। दरअसल परिसर के सर्वे के दौरान वजूद स्थान पर एक शिवलिंग जैसी विशाल आकृति मिली थी। हिंदू पक्ष ने इसे शिवलिंग होने का दावा किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुजरात चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता गुजरात में राजनीति चमकाने के लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ निजी आरोपों का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के आदेश पर आम आदमी पार्टी के नेता राजनीति के लिए गुजरात और वहां के लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। बीजेपी ने गोपाल इटालिया के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी मोर्चा खोला। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। 3 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दौरे के आखिरी दिन असम को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी और डिजिटल माध्यम से कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति ने सिलचर में माइनर मॉल में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के रेल फेड पेट्रोलियम भंडार डिपो और सिलचर को बदरपुर और गोहपुर को होलोंग से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का भी उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय और नागालैंड को जोड़ने वाली एक यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। ये गाड़ी नागालैंड के शोखुवू से गुवाहाटी होते हुए मेघालय के मेंदी पाथर के बीच चलेगी। राष्ट्रपति ने चाय बागान क्षेत्रों के लिए 100 आदर्श माध्यमिक विद्यालयों, 3000 आदर्श आंगनवाड़ी केंद्रों और गुवाहाटी के पास आग्यथुरी में एक आधुनिक कार्गो सह कोचिंग टर्मिनल की भी आधारशिला रखी। राष्ट्रपति ने कहा कि इन परियोजनाओं का लाभ पूरे देश को मिलेगा और परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन से व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राष्ट्रपति ने गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत स्थित शिखर पर 51 शक्तिपीठों में से एक प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की।
राष्ट्रपति और उनकी बेटी ने मंदिर के गर्भगृह में पूजा की और मंदिर की परिक्रमा की। कजाकिस्तान के अस्ताना में हुए सीका शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान की ओर से कश्मीर का राग अलापे जाने पर भारत ने एक बार फिर पाक के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध चाहता है, लेकिन यह अनुकूल माहौल में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पहले आतंकवाद को खत्म करना होगा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते, कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी और ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर विस्तार से बातचीत की। अरिंदम बागची ने कहा कि यूके के साथ एफटीए पर बातचीत चल रही है। कनाडा में तथाकथित खालिस्तान जनमत संग्रह पर अरिंदम बागची ने कहा कि इसे दिल्ली में कनाडा के उच्चायोग और कनाडा के उनके सक्षम अधिकारियों के समक्ष उठाया गया है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र को कई बार चाकू मारे जाने की घटना पर विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी है। उन्होंने बताया कि छात्र अस्पताल में है, उसका इलाज जारी है। कैनबरा में भारतीय उच्चायोग और सिडनी में वाणिज्य दूतावास स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा को यूएपीए के आरोप से बरी किए जाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एनआईए ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। सॉलिसिटर जनरल ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने साबरमती आश्रम का दौरा किया। उन्होंने साबरमती आश्रम प्रिजर्वेशन एंड मेमोरियल ट्रस्ट में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने साबरमती आश्रम में आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किए। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज सीएसआईआर की उपलब्धियों पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सीएसआईआर ने बहुत सी नई तकनीकों को विकसित किया है। खासकर कोविड काल में सीएसआईआर ने अहम भूमिका अदा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद को सुलझाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ चंडीगढ़ में बैठक की। दोनों राज्यों को 15 अक्टूबर को कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। ये बैठक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से हो रही है। दोनों राज्यों द्वारा दिए जाने वाले जवाब से ही यह तय होगा कि मामला किस दिशा में आगे बढ़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष के लिए मां भारती के सपूत वेबसाइट का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में आयोजित इस समारोह में इसका शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के 10 परिजनों और सक्रिय सैन्य अभियानों में अक्षम हुए सैनिकों को भी सम्मानित किया। सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष का उपयोग युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिजनों एवं आश्रितों को अनुग्रह राशि की तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। सरकार ने ड्यूटी के दौरान सक्रिय सैन्य अभियानों के दौरान मारे गए या दिव्यांग सैनिकों के लिए बड़ी संख्या में कल्याण योजनाएं शुरू की हैं। इस काम में देशवासियों को भागीदार बनाने का मौका देने के लिए ये वेबसाइट शुरू की गई है। जयपुर में 3 दिवसीय 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 का शुभारंभ हुआ। प्राकृतिक गैस एवं तेल के बेहतर उत्पादन पर हुए नवीनतम शोधों को साझा करने के लिए जियो इंडिया 2022 का आयोजन किया जा रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया हरित ऊर्जा और सौर ऊर्जा पर भारत के काम की प्रशंसा कर रही है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीमा पर तैनात जवान भी उनके मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। इसी कड़ी में बीएसएफ ने बड़ी सफलता हासिल की है। बीएसएफ के जवानों ने गुरदासपुर में सीमा पर उड़ रहे पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए सीमा पर बीएसएफ के जवान पूरी तरह अलर्ट हैं। दिल्ली सरकार की 2021-2022 की आबकारी नीति के तहत अंजाम दिए गए कथित घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को फिर छापेमारी की। धन शोधन संबंधी जांच के तहत ईडी के अधिकारियों ने राजधानी दिल्ली में कम से कम 25 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। पटना के एक बड़े बिल्डर और होटल कारोबारी के कुल 31 ठिकानों पर आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। छापेमारी का दायरा पटना के कई स्थानों के अलावा नोएडा और झारखंड तक बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गब्बू सिंह का एक राजनीतिक दल से नजदीकी जुड़ाव है। यूपी के कई जिलों में बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में देश के कई प्रदेशों में बारिश की आशंका है।
यूपी में गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। लोगों को घरों में 2 फीट तक पानी भर गया है। प्रशासन नाव के सहारे लोगों को निकालने में जुटा है। प्रयागराज में भारी बारिश के कारण गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति देखी जा रही है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा गोरखपुर में भारी बारिश के कारण राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। दौरे के चौथे चरण में सीएम योगी आज गोरखपुर पहुंचे और महाराजगंज के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। बिहार में भी भारी बारिश के कारण कई नदियां उफान पर है। गंगा, सरयू और गंडक जैसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा नदी एक बार फिर विकराल रूप धारण कर रही है। भागलपुर में गंगा किनारे लोगों के आशियाने सैलाब में समाने लगे हैं। नवगछिया के ज्ञानीदास टोला में गंगा किनारे तेजी से कटान होने लगा है। बाढ़ से प्रभावित लोग किस तरह से दूसरों के घर या फिर पेड़ के नीचे रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दक्षिण भारत में भी बारिश की आफत से दो चार होना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में कई दिनों से जमकर बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भरा हुआ है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कारोबारी सप्ताह के 5वें दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक 684 अंकों की बढ़त के साथ 57,920 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी बढ़त दर्ज की गई। सूत्रों के अनुसार निफ्टी 171 अंकों की बढ़त के साथ 17,185 पर बंद हुआ। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना यार। बट सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल जाए क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी ईएमआई भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो। किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। वित्तीय समावेशन को और ज्यादा व्यापक बनाने के एक अन्य उपाय के रूप में पीएम मोदी 16 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022-2023 के केंद्रीय बजट भाषण के अंतर्गत वित्त मंत्री ने देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डीबीयू की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी। डीबीयू की स्थापना का उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग के लाभ को देश के सभी स्थानों पर पहुंचाना है। इसके अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंक, 12 निजी बैंक और एक लघु वित्त बैंक इस प्रयास में हिस्सा ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ओपेक प्लस द्वारा पिछले सप्ताह तेल उत्पादन में महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक की सबसे कटौती के फैसले के बाद पश्चिमी सरकारें गुस्से में हैं और कर्टेल की कार्रवाई वैश्विक अर्थव्यवस्था को किनारे कर सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि 8 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किसी भी तरह का कोई कारोबार नहीं करेंगी। इनका एनबीएफसी लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें व्हाट्सएप और फेसबुक द्वारा दायर अपील को खारिज किया गया। इसमें एकल न्यायाधीश बेंच के आदेश को चुनौती दी गई थी। विस्तारा एयरलाइंस ने शुक्रवार को दिसंबर से शुरू होने वाले पुणे और सिंगापुर के बीच 4 साप्ताहिक उड़ानों के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के लिए एक नया मार्ग जोड़ने की घोषणा की है। अमेरिकी उपभोक्ता मुद्रास्फीति 40 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है क्योंकि कीमतों में वृद्धि जारी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन डीसी में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एडवांस इंटरनेशनल स्टडीज में भारत के अनूठे डिजिटल पब्लिक गुड्स और उनके बहुआयामी असर पर एक सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग से भारत में सुशासन स्थापित किया जा रहा है जिससे एक परिवर्तन आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत अपनी 5G टेक्नोलॉजी की दुनिया के अन्य देशों के साथ शेयर करने के लिए तैयार है।
स्वीडन, फिनलैंड, कोरिया और चीन के अलावा भारत के पास 5G दूरसंचार तकनीक है और अब अभी तक अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस भी खुद को इस तकनीकी उपलब्धि हासिल नहीं कर सके हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 से 2019 के बीच डिजिटलीकरण पर दिए गए जोर ने कोविड-19 और उसके बाद आर्थिक संकट से जूझने में मदद की और इसकी वजह से लॉकडाउन के दौरान मदद और राहत तुरंत दी जा सकी। वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में डिजिटल पेमेंट के लिए लोगों को कोई अलग से खर्च नहीं करना पड़ता और भारत इसे सार्वजनिक पूंजी मानता है। लोक प्रसारक के तौर पर दूरदर्शन की तारीफ करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में गांव-गांव तक शिक्षा पर प्रकाश फैलाने के लिए राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन के जरिए लगभग 200 चैनल शुरू किए गए ताकि मुश्किल वक्त में भी हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित न रहें। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में ग्रामीण स्तर तक डिजिटल अवसंरचना का विस्तार हो चुका है और तमाम आशंकाओं को झुठलाते हुए भारत की ग्रामीण जनता ने बहुत आसानी से डिजिटल संस्कृति को अपना लिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत के यूपीआई और रुपे ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में क्रांति ला दी है और डिजिटल पेमेंट में सरकार कई देशों के साथ समझौते भी कर रही है। इराक में जारी राजनीतिक गतिरोध पर विराम लगाते हुए देश की संसद ने कुर्द राजनेता अब्दुल लतीफ राशिद को देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना। इराक के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने गुरुवार को संसद में 2 दौर के मतदान के बाद इराक के कुर्द बरहम सालेह को मात दी। इराक के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति 78 वर्षीय राशिद 2003 से 2010 तक इराकी जल संसाधन मंत्री थे और एक ब्रिटिश शिक्षित इंजीनियर हैं। यहां राष्ट्रपति पद के नामांकन पर पहले दौर का मतदान आवश्यक 2/3 बहुमत तक पहुंचने में विफल रहा। वहीं इराक ने मौजूदा साल में 7 फरवरी से 30 मार्च तक नए राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव करने के 3 असफल प्रयास भी किए थे। माली में एक बस में हुए बम विस्फोट में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घटना चरमपंथी हिंसा के गढ़ माने जाने वाले मुफ्ती इलाके में हुई, जहां पर एक बस बम विस्फोटक उपकरण का शिकार हो गई। यहां के प्रशासन ने घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है। माली लंबे समय से चरमपंथी विद्रोह से जूझ रहा है, जिसके कारण यहां हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल औन ने इजराइल के साथ मंगलवार को हुए ऐतिहासिक समुद्री समझौते को मंजूरी देते हुए कहा कि लंबी वार्ता का सकारात्मक अंत हुआ है। समझौते के तहत लेबनान भूमध्य सागर में विवादित समुद्री क्षेत्र में 860 वर्ग किलोमीटर फिर से हासिल करने में सफल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल के साथ संबंधों के सामान्य होने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इजराइल और लेबनान एक दूसरे को शत्रु देश की तरह देखते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री यार लैपिड ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि समझौता इजराइल की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। 1948 में इजराइल के अस्तित्व आने के बाद से ही लेबनान और इजराइल के बीच समुद्री सीमा को लेकर विवाद है। दोनों देश भूमध्य सागर पर लगभग 860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना अपना दावा पेश करते हैं। अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों पक्षों के बीच सन 2020 में स्थायी समुद्री सीमा तय करने पर बातचीत शुरू हुई थी। वार्ता को शुरुआत में कई झटके लगे। 2 साल लंबी प्रक्रिया के बाद सितंबर 2022 में अमेरिका की तरफ से दोनों देशों के सामने अंतिम प्रस्ताव का मसौदा पेश किया गया। इजराइल ने इसका स्वागत किया है। लेबनान ने अंतिम प्रस्ताव में कुछ बदलाव की मांग की। पहले तो इजराइल ने इस मांग को अनसुना कर दिया, लेकिन कुछ बदलाव के बाद फिर दोनों पक्षों ने इसे स्वीकार कर लिया। अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने मोहम्मद शमी को जसप्रीत बुमराह के विकल्प के रूप में T20 विश्व कप में शामिल किया है। भारत और श्रीलंका के बीच महिला एशिया कप की खिताबी भिड़ंत होगी। शनिवार को यह फाइनल मुकाबला बांग्लादेश के सिलहट स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला को पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया है। शुक्रवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम की। भारत के ट्रैक साइकिलिस्ट एसो एल्बन ने फ्रांस के सेंट क्वेंटिन में चल रहे 2022 साइकिलिंग ट्रैक
चैंपियनशिप में पुरुषों के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 21 वर्षीय एसो एल्बन ट्रैक विश्व चैंपियनशिप के किसी भी इवेंट में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं। 61वें सुब्रतो कप बॉयज अंडर 17 का खिताब 42 साल बाद नागालैंड के नाम रहा। फाइनल में नागालैंड के पिलग्रिम हायर सेकेंडरी स्कूल दीमापुर ने गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ को 1-0 से हराया। भारत ने गुरुवार को महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल टीम जूनियर वर्ग में कांस्य पदक जीतकर ISSF विश्व चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत की। यूरोपा लीग में देर रात खेले गए एक मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ओमानिया FC को 1-0 से हरा दिया। मैन्यू के ओर से स्टॉक मैक्टोमियन ने विजय गोल दागा। यूरोपा लीग के एक अन्य मुकाबले में आर्सेनल ने FK बोडो ग्लिम्ट को 1-0 से हराया। आर्सेनल की ओर से बुकायो साका ने मैच के 24वें मिनट में गोल दागा। यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग में ग्रुप बी में वेस्ट हैम यूनाइटेड ने RSC एंडरलेंच को 2-1 से शिकस्त दी। यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग में मंगलवार देर रात खेले गए अन्य मुकाबले में फिरोंटिया ने हार्ट को 5-1 से हरा दिया। इगा स्वांतेक ने सैन डिएगो ओपन में अपने अभियान की शुरुआत झेन किनवेन के खिलाफ जीत के साथ की। स्वांतेक ने रोमांचक मुकाबले में झेन किनवेन को 6-4, 4-6, 6-1 से शिकस्त से हरा दिया। RSS के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार की जीवनी पर एक बायोपिक फिल्म पर काम शुरू हो गया। यह फिल्म 3 भाषाओं हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में बनाई जा रही है। अभिनेत्री मानुषी छिल्लर ने एक्शन स्टारर जॉन अब्राहम के साथ अपनी आगामी फिल्म तेहरान की लगातार 15 दिनों की बैक टू बैक शूटिंग पूरी कर ली है। सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म ए जिंदगी सिनेमाघरों में आज यानी 14 अक्टूबर को रिलीज हो गई। फिल्म को अब राजस्थान सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है। ऋषभ शेट्टी की कांतारा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही। 30 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने 14 दिन में अपनी लागत का 5% हिस्सा कमा लिया है। बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक 16 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म ने कन्नड़ भाषा में 72.81 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म की सफलता को देखते हुए मेकर्स ने इस फिल्म को अन्य भाषाओं में रिलीज करने का फैसला किया है। वहीं दूसरी ओर फिल्म का हिंदी, तमिल और तेलुगु वर्जन आज सिनेमाघरों में दस्तक दे चुका है। मिर्जापुर के तीसरे सीजन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो बेहतर याचिका दाखिल करें। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।